हाय नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं, यानी भारत के संविधान के बारे में समझते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक देश के लिए क्यों जरूरी होता है। आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, एक आपको अगर जंगल में रहना है और दूसरी तरफ सभ्य समाज में, तो आप क्या चूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप अगर जंगल से अवेयर हैं कि वहां पे कोई भी रूल और रेगुलेशन काम नहीं करता है, क्योंकि वहां पे क्या जरूरी चीज होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ। या तो आपको सरवाइव करने की कुछ आपके अंदर यूनिक कह सकते हैं क्वालिटी होनी चाहिए जंगल में, ठीक है। लेकिन वही एक सभ्य समाज में या एक कंट्री में जहां रूल और रेगुलेशन के माध्यम से पूरी कंट्री को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे जैसा दुबला पतला व्यक्ति भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन वही जंगल में अगर मुझे सर्वाइव करना होगा तो मैं जाहिर सी बात है नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पे फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि एक देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें रूल और रेगुलेशन लिखे होते हैं और राइट्स और ड्यूटीज भी लिखी होती है, ठीक है। चाहे सरकार हो, उसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं और कुछ कर्तव्य होते हैं, ठीक वैसा ही नागरिकों के पास भी कुछ कर्तव्य और कुछ राइट्स होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की प्रोसेस और उसका इतिहास, साथ में उसको समझते चलेंगे कि कैसे बना और क्यों जरूरी है। आज भी बहुत से लोग भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ पाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है, और क्यों जानना जरूरी है हमारे देश का संविधान। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं भारत का संविधान, इसके बनने से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको समझते हैं। लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले एक चीज ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है या किसके लिए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक देश है, उस देश को चलाने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। तो हम देश के लिए हम ये समझते हैं कि देश किन चीजों से मिलकर बना होता है, देश किन किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि एक जो देश है, एक कंट्री है, चार चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो पहला होगा एक निश्चित भूभाग, ठीक है। सपोज करिए ये हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है। एक निश्चित भूभाग, ठीक। और दूसरा होगा यहाँ पे जनता या जनसंख्या रहती हो, ठीक है, यानी कि बहुत से सारे लोग यहाँ पे रहते होंगे। और तीसरा, इस जनता को रेगुलेट करने वाली कोई अथॉरिटी होनी चाहिए या सरकार होनी चाहिए। अब फोर्थ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है संप्रभुता, यानी कि शासन करने की अंतिम अथॉरिटी या रेगुलेट करने की अंतिम पावर, ठीक है। और ये संप्रभुता किसके पास होनी चाहिए, यहीं के लोगों के पास होनी चाहिए। यहाँ की जो अथॉरिटी है, जैसे संसद के पास संप्रभुता है, ठीक है। सरकार की हर एक कह सकते हैं इकाई के पास संप्रभुता होती है, लेकिन हिरार्की के रूप में बटा होता है, ठीक है। तो एक देश रेडी हो जाता है इन चारों चीजों से मिलकर, एक कंट्री, ठीक है। तो एक देश तैयार हो गया कैसे, ठीक है। अब इस देश को चलाने के लिए एक पुस्तक का निर्माण किया जाता है, ठीक है, संविधान। इस पूरे संविधान में इन्हीं चारों चीजों के बारे में लिखा होता है कि कहां से कहां तक हमारा जमीन होगा और जो जनता है उसके पास क्या अधिकार होंगे, कौन जैसे इस देश का नागरिक है उसके पास क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, फिर सरकार कैसे बनते हैं और सरकार कितने प्रकार से होते हैं, किस टाइप के गवर्नमेंट है और वो कैसे काम करेगी, और सरकार की जो तीनों स्तर होते हैं वे किस प्रकार से काम करेंगी। और बात है संप्रभुता की, तो ये भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी होती है, ठीक है। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं किसका जिक्र है, इन्हीं चारों चीजों का जिक्र है। तो आइए हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं कि इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है और कितने आर्टिकल्स हैं। साथ में शेड्यूल्स को भी हम समझेंगे कि जो पार्ट्स और आर्टिकल्स हैं उनके अलावा शेड्यूल्स को भी क्यों बनाया गया है, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले इसके बनने के पीछे की स्टोरी को समझते हैं कि कैसे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। उस बैठक के बाद कैसे 26 जनवरी 1950 को लागू होता है पूरे देश में, ठीक है। तो दोस्तों 9 दिसंबर जो संविधान बनती है वो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग कह सकते हैं ये पहली बैठक होती है।
पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली जो संविधान बनाने वाली कह सकते हैं सभा है, वो पहली बार बैठक करती है 9 दिसंबर 1946 में, और ये इसके माध्यम से बैठती है कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लान, इसके माध्यम से, इसके पहले भी 2-3 प्लान ब्रिटिशर द्वारा लाया गया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां देखने को मिलती थी। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक होती है। यहाँ पे जो अस्थायी कह सकते हैं अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, फिर 13 दिसंबर को फिर दोबारा बैठक होती है, और इसी दिन पहली बार कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है, और इसमें ये लिखा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया जाएगा तो उसमें क्या क्या चीजें निहित होंगी। ठीक है, जैसे कि उसको मार्गदर्शन देना। ठीक है, जैसे कि गाइडेंस होता है ना कि आप किसी चीज को गाइड करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। ठीक वैसा ही पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा में पेश किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को, और किसके माध्यम से होता है? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पीटी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब इसके बाद अलग अलग बैठकों के माध्यम से 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कई बैठकों के बाद से ही 26 नवंबर 1949 को कहीं ना कहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो जाती है, और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब ग्रहण किया गया था और कब लागू किया गया था। तो जब अगर पूछेगा कि जब कब इसे अडॉप्ट किया गया तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949, लेकिन उसे कब अप्लाई किया गया तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आप समझिएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ था तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे, कितने आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल्स थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो उस टाइम 395 आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहीं 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन आज वर्तमान में बात करें तो 470 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, आज अगर वर्तमान में देखा जाए तो 470 से अधिक आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स है और 12 अनुसूचियां हैं या शेड्यूल्स, और 105 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे। यानी कि जब संविधान बना था तो इसमें एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं पार्ट जोड़ा गया था, अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कैसे किया जाए, यानी इसमें उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ऐसा तो नहीं कि पूर्ण था, ठीक है, उसमें गलतियां नहीं थी। उन्हीं गलतियों को कह सकते हैं सुधारने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 20 में संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया शामिल है। तो अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, यानी 2026 तक 105 में अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आइए हम एक एक पार्ट्स को और शेड्यूल्स को और आर्टिकल्स को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, खास करके अब हम पार्ट्स को समझेंगे कि कैसे अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि हम बात करें पार्ट नंबर 1 में, तो पार्ट नंबर 1 का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही सिटीजनशिप की बात करें तो इसमें 5 से लेकर 11 तक का आर्टिकल्स शामिल हैं। फंडामेंटल राइट्स इसमें है 12 से लेकर 36 तक की आर्टिकल। ठीक है, इसी प्रकार से 395 आर्टिकल्स तक अलग अलग पार्ट्स में शामिल किए गए हैं, और इसके अलावा भी अलग से शेड्यूल बनाया गया है। जैसे कि शेड्यूल क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो लिस्ट के फॉर्म में होता है ना, यानी जो नंबरिंग में ज्यादा लिखी जाती है, जैसे कि बात करें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो कहीं ना कहीं ये नंबरिंग सिस्टम में है।
ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नहीं शामिल किया गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा और लंबा हो जाता है पुस्तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको अलग से शेड्यूल बनाया गया है और इसमें कहीं ना कहीं हमेशा परिवर्तन भी किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं शामिल किया गया है। चलिए हम देखते हैं एक एक पार्ट को और उनको समझते भी चलेंगे कि वो इन चारों चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे पहले पार्ट की बात करें तो हमने बताया ना कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो यहाँ पे भूभाग की बात कर रही है। ठीक है, पहले पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट में इस भूभाग की बात हो रही है कि ये भूभाग किस प्रकार से बांटा गया है और कहाँ तक इस भूभाग का कह सकते हैं जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, यानी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, वहीं सेकेंड पार्ट में क्या है, सिटीजनशिप, यानी जनता की बात हो रही है। जनता यहाँ पे कौन इस देश का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा। ठीक है, उसकी नागरिकता से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। फिर पार्ट नंबर 3 में क्या है, जनता के ही बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रहा है, उनके अधिकारों की बात हो रही है। ठीक है, जो 6 प्रकार के राइट्स दिए गए हैं इनको। फिर पार्ट नंबर 4 में क्या है, गवर्नमेंट को भी निर्देश दिया गया है कि आप जो भी नियम बनाएंगे, यानी डीपीएसपी, आप जो भी नियम बनाएंगे वो वंचित धारा को देखकर ही बनाएंगे। ठीक है, और एक देश में एक समान इक्वल कह सकते हैं सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और पार्ट नंबर 4 क में बताया गया है क्या, जनता के बारे में। वहां पे उनको कर्तव्य दिया गया है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे अपने इस देश के लिए। लेकिन आज कौन करता है, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ऐसी भी कुछ चीज होती है। जब जानेंगे तभी तो करेंगे। तो हमने देखा है कि बहुत से लोगों को ये चीजें नहीं जानकारी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको जानिए और उनको अपने जीवन में अप्लाई करिए, क्योंकि एक देश कहीं ना कहीं अवेयर लोगों से ही चलती है, वरना अव्यवस्था ज्यादा फैलेगी। इसीलिए भारत में आज भी अव्यवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ पाते हैं। ना ही समझ लेना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि उनको अपने जीवन में अप्लाई करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप खुद भी उनको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। चलिए हम समझते हैं एक एक पार्ट्स को। ठीक है, तो दोस्तों एक बार हम रिमाइंड करते हैं कि हमने क्या अब तक देखा। तो एक तरफ जहां हमने सभ्यता और कहीं ना कहीं जंगल का जिक्र किया था, जहां पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के महत्व को समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी होता है। ठीक है, वहीं एक देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। तो एक देश कहीं ना कहीं 4 चीजों से मिलकर बनता है, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये चारों चीजें मिलकर एक देश बनाती हैं और इस देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण होता है। तो भारत जैसे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हुआ है, कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, जिसकी पहली बैठक, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि जो भारत का संविधान सभा थी वो पहली बार बैठक कब किया, ठीक है, तो क्या होगा उसका 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संसद या कह सकते हैं संविधान सभा बैठी थी संविधान बनाने का, यानी प्लान किया गया था उस दिन। ठीक है, सभी लोग मीटिंग में आए थे। फिर 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, यानी कि उस संविधान को किस प्रकार से बनाया जाएगा उसका कह सकते हैं गाइडेंस, ठीक है, या मार्गदर्शन था हमारा ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसको किसने पेश किया था, हमारे पहले प्रधानमंत्री जी, शायद वो मेरे फेवरेट भी है, शायद क्या यकीन से फेवरेट प्रधानमंत्री भी है। और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर रेडी हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो यहाँ पे 2 डिफरेंस हमने सीखा था कि यहाँ पे ग्रहण करना और लागू करना। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया है कि संविधान को कब ग्रहण किया गया था या अडॉप्ट किया गया, तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 होगा, लेकिन वहीं कब अप्लाई किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और हमने देखा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ था तो उस टाइम 395 यानी 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट, और इसके अलावा 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, वहीं 2026 में आज बात करें प्रेजेंट टाइम में 470 से अधिक आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट, 12 शेड्यूल्स, और इस संविधान में, इस पुस्तक में 105 बार संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अलग अलग पार्ट्स को। जो 25 पार्ट्स हैं उनके माध्यम से हम 395 यानी 470 आर्टिकल्स को समझते हैं और उसके बाद हम शेड्यूल्स को समझेंगे। तो दोस्तों पहले पार्ट्स का नाम संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और इसमें 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल शामिल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले पार्ट में निश्चित भूभाग के बारे में बात किया गया है। ठीक है, संविधान के पहले पार्ट में, यानी संविधान क्या है, कहीं ना कहीं इन्हीं चारों चीजों का वर्णन करता है। देश
ठीक है। तो यहाँ पे पहले पार्ट में इस भूमि की बात की गई है, भारत भूमि की, ठीक है। तो 1 से लेकर जो 4 तक आर्टिकल है उसमें पहले आर्टिकल्स में इस संघ का नाम दिया गया है, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। राज्यों का संघ होगा, ठीक है। और इसकी जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके नामों में परिवर्तन और ये नामों में परिवर्तन और इनके राज्यों में परिवर्तन संसद द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और कोई ऐसा भूमि है जो भारत में शामिल होना चाहता है तो वे भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर सिक्किम को देखा जाए तो पहले भारत का पार्ट नहीं हुआ करता था, उसे बाद में 1976 में शायद शामिल किया गया था, संविधान के शामिल किया गया था 35वें अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो पहले पार्ट में दिया गया है इसके क्षेत्रों के विस्तार में, नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, और इसमें कौन संशोधन कर सकता है इसके, और कोई ऐसा पार्ट है जो शामिल होना चाहता है, ठीक है। तो उससे जुड़े प्रावधान पहले पार्ट्स में दिया गया है, ठीक है। यानी जमीन से रिलेटेड जो भी बात है, भूमि से रिलेटेड, देश के क्षेत्राधिकार से रिलेटेड बात किया गया है पहले पार्ट में। अब बात करते हैं नागरिक दूसरे पार्ट में। भूमि तो रेडी हो गया, जमीन रेडी हो गया, अब यहाँ पे कोई रहना चाहिए, यानी जनसंख्या की बात हो रहा है, जनता की बात हो रहा है। यहाँ पे इस देश का नागरिक कौन होगा, ठीक है, और कैसे नागरिकता ली जाती है और नागरिकता कैसे खत्म होती है, ऐसे इससे जुड़े प्रावधान सेकेंड पार्ट में दिया गया है। और इसका जो आर्टिकल्स है 5 से लेकर 11 तक है, ठीक। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 में भी जनसंख्या के ही बारे में बात की गई है। जनसंख्या यानी नागरिकों के ही बारे में बात की गई है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात की गई है कि उनके पास कौन कौन से राइट्स होंगे। उन्हें 6 प्रकार से राइट्स दिए गए हैं, स्वतंत्रता का, समानता का, ठीक है, निजता का अधिकार और संवैधानिक उपचार, और एक अधिकार दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और नेक्स्ट में डीपीएसपी, यहाँ पे दिया गया है सरकार और जनता दोनों के बारे में दिया गया है। यहाँ पे सरकार को निर्देश दिया गया है कि आप जो भी कह सकते हैं रूल और रेगुलेशन बनाएंगे इस डीपीएसपी को ध्यान में रख के ही बनाएंगे, ठीक है। और एक ऐसा देश बनाने का प्रयास करेंगे जो समानता की ओर और इक्वालिटी की बात करता हो, ठीक है। वहीं अब बात करें 4A में मौलिक कर्तव्य की, तो यहाँ पे जनता को कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। ये कर्तव्य की संख्या 11 है, जिसमें दिया गया है कि आप एक देश के प्रति अपनी क्या निष्ठा रखते हैं, ठीक है। उन निष्ठाओं को लिखा गया है कि आप जो पास्ट में, अतीत में संघर्ष किए हुए जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका सम्मान करें, राष्ट्र तिरंगा का, और जो इस देश की संपत्ति है उसकी भी रक्षा करें, ठीक है। ऐसे कुछ प्रावधान है। और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की कह सकते हैं बात की गई है इसमें, ठीक है। अब बात करें वही पार्ट नंबर 5 में, तो इसमें संघ यानी केंद्र सरकार की बात की गई है। केंद्र सरकार यानी कि पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की बात की गई है केंद्र सरकार में या संघ सरकार में। वहीं राज्य सरकार की बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य की जो कैबिनेट मंत्री है या जो मंत्रिमंडल है राज्य के स्तर पर, वो किस प्रकार से कार्य करेंगी उसके बारे में, वहाँ की जो हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके बारे में। फिर पार्ट 7 को निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 8, यानी यहाँ पे केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है कि केंद्र शासित प्रदेश को कैसे चलाया जाएगा, ठीक है। वो भी किसके माध्यम से रेगुलेट होता है, केंद्र यानी केंद्र सरकार के माध्यम से इसको रेगुलेट किया जाता है। अब बात करें सरकार की तीसरी इकाई, हमने 2 इकाई समझा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो टॉप पे जो होता है केंद्र संघ सरकार होता है, ठीक है, यहाँ पे फिर राज्य सरकार होता है और नीचे होता है स्थानीय सरकार, ठीक है। तो यहाँ टॉप पे जो भी निर्णय होता है तो यहाँ तक इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो स्थानीय सरकार में ग्राम पंचायत और नगर पंचायत हो जाता है। और सहकारी समितियां, कुछ ऐसी समितियां बनाई गई हैं जो वेलफेयर होती हैं। और पार्ट नंबर 10 में अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र खास करके जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गए, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो गए, इनको विशेष अधिकार दिया गया है, ठीक है। इन क्षेत्रों को जैसे जम्मू कश्मीर हो गया था, लद्दाख हो गया, तो उन क्षेत्रों की बात की गई है। अब यहाँ पे फिर बात की गई है पार्ट नंबर 11 में संघ और राज्यों के बीच का संबंध। यहाँ पे जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उनके बीच किस प्रकार के संबंध होंगे उसके बारे में बात की गई है। पार्ट नंबर 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे यानी कि फाइनेंस कमीशन की बात की गई है यहाँ पे।
कैसे बजट बनती है, उस सब के बारे में। पार्ट नंबर 13 में भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य है, और इसको हम नागरिकों के लिए दिया गया है क्योंकि हम भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रावधान दिया गया है। ठीक है। अब पार्ट नंबर 14 में दिया गया संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। यहाँ पे जैसे कि जो अधिकारी होते हैं वो यहीं से निकल कर आते हैं, यानी कि ये जो प्रावधान है जो यूपीएससी है या स्टेट पीसीएस कह सकते हैं, वे सभी इसके अंडर में आते हैं। ये भी संवैधानिक कह सकते हैं अथॉरिटी के रूप में काउंट होते हैं। अब बात करें यहाँ पे अधिकरण या ट्रिब्यूनल, यानी कि कुछ ऐसे इशू या मुद्दे जो जिनको शामिल किया जाता है अधिकरण में। ठीक है। तो पार्ट नंबर 15 में निर्वाचन आयोग की, यानी कि ये पूरे देश में चुनाव यही कराता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग। अब बात करें पार्ट नंबर 16 में, तो यहाँ पे विशेष उपबंध यानी कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यानी आरक्षण की बात इसमें की गई है। ठीक है। अब बात करें पार्ट नंबर 17 में, तो राजभाषा यानी कि देश की जो राजभाषा है उसके बारे में बात की गई है। वहीं पार्ट नंबर 18 में या 18 में आपातकाल की बात कही है। आपातकाल 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्टेट और नेशनल और फाइनेंशियल, ये तीनों प्रावधान होते हैं। क्योंकि जो फाइनेंशियल कह सकते हैं इमरजेंसी है, अभी एक बार भी नहीं लगी है इंडिया में। ठीक है, बाकी ये 2 आपातकाल लग चुके हैं। अब बात करें विविध की, तो यहाँ पे कोई एक कह सकते हैं पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं बताया गया है। ठीक है, जैसे कि निर्वाचन आयोग, तो यहाँ पे निर्वाचन की ही बात की गई है। आपातकाल की, तो यहाँ पे आपातकाल की ही बात की गई है। लेकिन विविध में यहाँ कभी राष्ट्रपति की बात हो रहा है, तो कभी प्रधानमंत्री की, तो कभी नागरिकों की, तो कभी कुछ चीजों की बात होती है, इसलिए इस पार्ट का नाम विविध रखा गया है। ठीक है, विविध का मतलब ही यही होता है कि अलग अलग चीजों का, यानी मिसलिनियस, ठीक है, अलग अलग चीजों की बात करती हो। अब बात करते हैं वहीं पार्ट नंबर 20 में, तो यहाँ पे संविधान संशोधन की बात की गई है। मैंने शुरू में यही बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को या इस पुस्तक को कैसे संशोधन किया जाएगा, किसके पास राइट्स हैं, इसमें दिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 21 में या 21 में, संक्रमणकालीन क्षेत्र। यहाँ पे यानी कि वही आर्टिकल 370 की बात हो रहा है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र जिनको कुछ कह सकते हैं विशेष दर्जा दिया गया है। अब वही बात है पार्ट नंबर 22 की, तो यहाँ पे वही स्टार्टिंग की बातें लिखी होती हैं। ठीक है, कि कब से स्टार्ट हुआ संविधान और कौन चीज निरस्त हुआ, इन सब चीजों के बारे में लिखा होता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट से अलग अलग चीजों को समझते हुए चलेंगे कि कैसे, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, उनको भी समझेंगे। ठीक है।